दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक मेले के संग, जहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे। वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर एक चोर का पीछा कर रहा था और वो चोर उसे भागते भागते सबवे तक लेकर जाता है। लेकिन तभी अचानक कोई उस पुलिस ऑफिसर को पीछे से पकड़ लेता है। अब वो पुलिस ऑफिसर एक ट्रैप में फंसा हुआ था, जहाँ पर उसके हाथ बंधे हुए थे और उसका जुबान लोहे की मशीन में अटका हुआ था। तभी उसके सामने पड़े एक टीवी के स्क्रीन पे एक वीडियो ऑन होता है। वहाँ पर एक मास्क पहना इंसान ये बता रहा था कि तुम्हारी झूठी गवाही के कारण काफ़ी सारे इनोसेंट लोग मारे गए हैं। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, उस मशीन से अपना जुबान काट दो या फिर अपनी जान दे दो। वो आदमी बहुत कोशिश करता है लेकिन अपने आप को बचा नहीं पाता। तभी एक ट्रेन आकर उस आदमी को पूरा कुचल देता है। दूसरी ओर हम जीक को देखते हैं, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था और ज़्यादातर अकेले ही काम करना पसंद करता था। एक्चुअली आज से 10 साल पहले जीक का एक पार्टनर एक विटनेस को गोली मार देता है और जीक को जब इस बात का पता चलता है वो उसे पकड़वा देता है। तब से लेकर अभी तक जीक को हर कोई पुलिस स्टेशन में हेट करता था। एक्चुअली उससे जेलस भी होता था। और दूसरी ओर जीक वो खुद दूसरे ऑफिसर्स के ऊपर भरोसा नहीं करता था। जीक की ऐसी व्यवहार के चलते सीनियर ऑफिसर एडेन जीक को एक पार्टनर देती है, विलियम, और जीक को बताती है कि तुम अब से इसी के साथ काम करोगे, ये तुम्हारे अंडर में रहेगा। थोड़ी ही देर में पुलिस स्टेशन में खबर आती है कि सबवे के पास एक लाश मिली है। तब जीक और उसका पार्टनर विलियम उस लाश को बरामद करने जाता है, लेकिन लाश की हालत देखकर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि ये लाश है किसका। जब जीक पुलिस स्टेशन में होता है तब उसके नाम से एक कुरियर आता है जिसके अंदर एक पेन ड्राइव था, खून से रंगा। जब उस पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया जाता है तब स्क्रीन पर एक वीडियो ऑन होता है, जहां पर पुलिस स्टेशन को डायरेक्ट धमकी दिया जा रहा था कि ये मर्डर्स आगे चलता रहेगा। जीक जब उस फुटेज को देख रहा था तो उसे समझ में आ जाता है कि इस वीडियो में जो दीवार दिखाया जा रहा है वो दीवार एक्चुअली में कहाँ पर है। वो विलियम के साथ वहाँ पर पहुँचता है और उसे दीवार पर एक स्पाइरल का साइन बना हुआ मिलता है। वहाँ पर उसे एक और बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक कटी हुई जुबान थी और एक ऑफिसर का बैज था। बैज नंबर से जीक को पता चल जाता है ये ऑफिसर बस था और बस जीक का बहुत अच्छा दोस्त था। पूरा पुलिस स्टेशन में टेंशन का माहौल था कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। कोई एक ऑफिसर को मार कर चला गया और वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे। तब जीक अपने सीनियर को बताता है कि मुझे इस केस का लीड चाहिए क्योंकि बस मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। जीक बस के बीवी से ही बात करती है लेकिन उससे भी उसे कुछ पता नहीं चलता। रात को जीक जब घर जाता है तो वहाँ पर उसका डैड था। जीक और उसके डैड के बीच में ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बॉन्डिंग नहीं था। जीक का फादर जीक को घर पे डिनर के लिए बुलाता है और वो उस केस के बारे में उससे बात भी करना चाहता था। लेकिन दूसरी रात हम जीक के फादर को एक फैक्ट्री में जाते हुए देखते हैं। यहाँ दूसरी ओर फिच नामक एक ऑफिसर जो कि सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक कर रहा था जहाँ पर बस की मौत हुई थी, उसे वहाँ पर बस की एक फुटेज मिलता है जहाँ पर वो एक चोर का पीछा कर रहा था। फिच उस चोर को पहचान जाता है। फिच के साथ एक लेडी ऑफिसर था जो कि बता रहा था कि हमें जीक को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन फिच बोलता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक ड्रग डीलर को ढूंढो जो इस चोर के साथ काम करता है। मैं इस चोर को देखता हूँ। चोर का नाम था बेनी और फिच उसके अड्डे तक पहुँचता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी जो मास्क पहना हुआ था उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पर जीक जब रात को अपने डैड के घर डिनर के लिए जाता है, वहाँ पर उसका डैड मौजूद नहीं था। दूसरे दिन जीक के ऑफिस में फिर से एक और कुरियर आता है जहाँ पर एक पेन ड्राइव होता है, एक और वीडियो प्ले होता है और इस वीडियो में एक डॉल था। वो लोग वीडियो के बैकग्राउंड में जो जगह था उसे पहचान जाते हैं। जब वहाँ पर वो लोग जाते हैं तो एक कार में जीक को एक पिग की लाश मिलती है और उसी कार में उसे फिच की उंगलियाँ मिलती है और उसका बैज भी। जब फिच मर रहा था तब उसे भी एक ऑप्शन मिला था बचने का। उसे बोला गया था कि तुम अपनी उंगलियां काट दो वरना तुम्हें पानी में करंट देकर मारा जाएगा। वो मास्क पहना आदमी फिच को मारने से पहले ये भी बताता है कि मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूँ, तुम्हें इसलिए ये सज़ा दे रहा हूँ क्योंकि तुमने तुम्हारे हाथों से काफ़ी इनोसेंट लोगों को मारा है। यहाँ पर जीक को एक फ्लैशबैक आता है जब आज से 10 साल पहले जीक एक मिशन पर था और उसे कुछ बैकअप की ज़रूरत थी। तब फिच उसका मदद नहीं करता है जिसके कारण उसे गोली लग जाती है और उस वक्त जीक का डैड मार्कस आकर फिच को काफ़ी मारता है और उससे झगड़ा कर लेता है। कुछ ही देर में उन लोगों को फिच का लाश भी मिल जाता है। तब वो ऑफिसर जो फिच के साथ उस रात मौजूद थी वो जीक को बताती है कि फिच को पता चल गया था कि बस किस चोर का पीछा कर रहा था। मुझे उस चोर का तो नहीं पता, लेकिन उस चोर के साथ जिस ड्रग डीलर का कनेक्शन है मैं उसे जानता हूँ। जीक उस ड्रग डीलर को इंटरोगेट करता है जिससे उसे बेनी उस चोर के बारे में पता चलता है। इसके बाद जीक विलियम के साथ चर्च में आता है जहाँ पर पीट था। ये वही पीट है जिसे आज से 10 साल पहले जीक ने पकड़वा दिया था। जीक को पीट के ऊपर शक था लेकिन उसका शक कुछ फायदा नहीं आता। दूसरे दिन पुलिस स्टेशन में फिर से एक पार्सल आता है जिस पार्सल के अंदर एक पिग का मास्क था और एक इंसान का स्किन था जिस पर
चार्ल्स नाम का टैटू बना हुआ था। जीक को समझ में आया था कि ये स्किन किसी और का नहीं बल्कि उसके पार्टनर विलियम का है। जीक को यहाँ पर काफ़ी गुस्सा आता है और काफ़ी तरस भी आता है अपने पार्टनर पर। तभी उस बॉक्स से एक और पेंट का बॉटल निकलता है और वो पेंट किस दुकान में मिलता है वो जीक को पता था। वो उस दुकान में अपने डैड के साथ बचपन में जाया करता था और अभी वो दुकान एक बुचर शॉप में कन्वर्ट हो चुका है। जब वो लोग उस बुचर शॉप में जाते हैं तो वहाँ पर उसे एक आदमी की लाश मिलती है जिसके बदन से उसका स्किन उतार दिया गया था। जीक विलियम के जाने से अब काफ़ी हताश हो गया था। यहाँ पर हम एडन के पास एक मैसेज आता हुआ देखते हैं, जो मैसेज मार्कस के तरफ से आया था और वो उसे ये बता रहा था कि फाइल रूम में जाकर एक पुरानी केस का फाइल ढूंढो। यहाँ पर जीक को वॉकी टॉकी से खबर मिलता है कि किसी ने एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हमला कर दिया है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है उस पुलिस ऑफिसर का हाथ पे छुरी का निशान था। वो पुलिस बताता है कि किसी ने रैंडमली उसके ऊपर हमला कर दिया और तब जीक को समझ में आता है कि उस बॉक्स में एक लेटर था, जिस बॉक्स में पिक का मार्क्स था उसमें एक लेटर था और उस पर यह लिखा हुआ था कि तुम जब तक बॉडीज़ को ढूंढोगे तब तक मैं तुम्हारे हेड को उड़ा दूंगा। और जीक को रियलाइज़ होता है कि उसका हेड और कोई नहीं बल्कि एडन है, मतलब एडन की जान खतरे में है। यहाँ पर एडन उस फाइल रूम में थी और उसके ऊपर कोई हमला कर देता है और अब वो भी एक ट्रैप में फंस चुकी थी। तभी उसके सामने एक रिकॉर्डिंग ऑन होता है जिस पर यह बताया जाता है कि तुमने अपने ऑफिसर्स का क्राइम छुपाया है, तुमने आज तक किसी इनोसेंट के लिए अपना कदम नहीं बढ़ाया, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम अपना स्पाइनल कॉर्ड के नीचे जो छुरा है उससे अपना स्पाइनल कॉर्ड काट दो तो तुम बच जाओगे, अदरवाइज तुम्हारे मुंह पर गरम गरम वैक्स गिरेगा और तुम मारी जाओगी। एडन अपने आप को बचाने में कामयाब नहीं होती और वो गरम गरम वैक्स एडन के मुंह पर गिरता है जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। जीक जब सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था उस फाइल रूम का, तब उसे पता चलता है कि 13 मिनट्स का फुटेज गायब है। वो देखता है यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसर्स ने एक्सेस किया था लेकिन उनमें से एक था पीट। लेकिन पीट तो आज से 12 साल पहले ही अपने जॉब से निकाल दिया गया था, वो यहाँ पर कैसे एक्सेस कर सकता है। जीक जल्दी से चर्च जाता है पीट को पकड़ने के लिए, लेकिन जीक के ऊपर भी कोई हमला करके उसे पकड़ लेता है। जब जीक को होश आता है तो उसका हाथ बंधा हुआ था हैंडकफ से। वो एक पिन से अपना हैंडकफ खोलता है और उसके सामने पीट था, लेकिन वो एक ट्रैप में फंसा हुआ था। पीट के गले में एक रिकॉर्डर था जिसपे ये कहा गया था कि पीट ने एक इनोसेंट आदमी को मारा है और अब उसकी बारी है। या तो जीक तुम पीट को चाबी ढूंढकर बचा लो या फिर उसे मरने दो, तुम्हारी मर्जी। तभी एक मशीन ऑन होता है और टूटे हुए कांच के टुकड़े एकदम बुलेट की तरह पीट को आकर लग रहे थे, जिससे पीट को काफ़ी तकलीफ हो रहा था। तभी जीक जल्दी से चाबी ढूंढता है और पीट को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पीट मारा जा चुका था। इन सब चीज़ों के बाद जीक के सामने इस पिक्चर का मेन विलन आता है, विलियम। जी हाँ दोस्तों, जीक का अपना पार्टनर विलियम। एक्चुअली दोस्तों, पीट ने जिस इनोसेंट आदमी को मारा था विलियम उसी का बेटा था। विलियम बताता है इस सिस्टम को ठीक करने का एक ही तरीका है, सारे बुरे लोगों को मार दो। उस रात जब पीट विलियम के डैड को मारता है तो विलियम वहाँ पर मौजूद था और सब अपने आंखों से देखता है, लेकिन पीट को इस बात का पता नहीं था। जब जीक देखता है कि वहाँ पर उस आदमी का बेटा यानी विलियम है तो वो विलियम को चुप रहने को बोलता है, वरना पीट उसे भी मार देता। विलियम को पता था कि जीक अच्छा है क्योंकि उसने बाद में पीट को पकड़वा दिया था, इसीलिए वो चाहता था कि जीक उसके साथ इस काम में ज्वाइन करे, वो लोग दोनों साथ में मिलकर इस सिस्टम को साफ करे। इसीलिए वो उसे ऑफर करता है और जीक जल्दी से हाँ भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर विलियम को थोड़ा शक होता है, इसीलिए वो जीक को फाइनल मिशन पर लेके जाता है उसके डैड के पास। जीक का डैड मार्कस एक मशीन में कठपुतली की तरह बंद था और उसके बदन से खून निकाला जा रहा था। इसका मतलब उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था जिंदा रहने के लिए। विलियम खुद से पुलिस को कॉल करता है और बोलते हैं कि यहाँ पर काफ़ी गोलीबारी हो रही है, हमें मदद की ज़रूरत है। और फिर वो जीक को एक गन देता है जिस पर सिर्फ एक ही गोली था। उसके बाद विलियम मार्कस का सारा क्राइम जीक को बताता है। विलियम बताता है कि तुम्हारे डैड ने आर्टिकल 8 चालू किया था जिसके चलते पुलिस काफ़ी बेकाबू हो गई थी और वो लोग इनोसेंट लोगों को भी मार रहे थे। तुम्हारे डैड को इस बात का सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने कभी भी ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। अब तुम्हारे डैड की बारी है। विलियम जीक को बताता है कि तुम्हारे गन में सिर्फ एक ही गोली है, अब या तो उस बोर्ड पे बने हुए स्पाइरल साइन पर गोली मारो और अपने डैड को बचा लो, या फिर मुझे पकड़ने की कोशिश करो, मुझे मारो और अपने डैड को हमेशा के लिए खो दो। लेकिन जीक अपने डैड को चूज़ करते हैं, वो उस बोर्ड पर गोली मार दे, जिसके कारण उसका डैड आज़ाद हो जाता है। यहाँ पर विलियम भागता है और जीक उसके पीछे भागता है उसको रोकने के लिए। इतने ही देर में वहाँ पर पुलिस का काफ़ी सारा ग्रुप आया था और वो लोग गन लेकर उस बिल्डिंग में एंटर कर रहे थे। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा खुलते एक और ट्रैप स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते मार्कस फिर से उस मशीन में कठपुतली की तरह फंस जाता है। इस बार उसके हाथ से एक गन निकलता है और वो गन ऑटोमेटिक पुलिस की तरफ पॉइंट हो जाता है। ये देखकर पुलिस डर जाती है और वो लोग मार्कस को शूट करके उसे मार देता है।
ये सारा चीज़ें इतनी जल्दी हुआ कि ज़ीक वहाँ पर कुछ कर नहीं पाया। वो खड़ा खड़ा अपने डैड को मरता हुआ देखा। आज से 10 साल पहले ज़ीक जैसे विलियम को चुप रहने की सलाह दिया था, आज फिर उसी तरह विलियम ने भी ज़ीक को उंगली दिखाकर चुप रहने की सलाह देता है और वो चला जाता है। बस इसी के साथ मूवी ख़त्म। ये फिल्म स्पाइरल 100 की 9th नंबर पार्ट है और 100 के साथ इसका कुछ भी कनेक्शन नहीं है। आई मीन थोड़े बहुत रेफरेंसेस के अलावा 100 का आपको इसमें कुछ भी कनेक्शन नज़र नहीं आएगा। बस ये इसमें जो मतलब विलन है या उसको एंटी हीरो कुछ भी कहना चाहते हो, वो 100 से इंस्पायर्ड है। अब बात करते हैं इसकी IMDb रेटिंग की, तो ये मूवी IMDb पर 5.9 की रेटिंग इसको मिली है और रॉटेन टमाटोज़ में ये अभी तक 39% फ्रेश। मैंने 100 की हर एक पार्ट तो नहीं देखी है, बट जितना भी मुझे देखा था, मुझे पहला उल्टी आ रहा था और दूसरा अच्छा लगा था, उसका माहौल अच्छा था। और ये मूवी 100 की तरह मुझे फील तो नहीं करवा रही थी, बट हाँ ये मूवी अगर मैं एज अ स्पिन ऑफ देखूँ या फिर 100 से इंस्पायर्ड कुछ लोग नया करने की कोशिश किया है, तो फिर उससे अगर इंस्पिरेशन लेके कुछ आगे बढ़ाया है तो हाँ उसको मैं अच्छे से एक्सेप्ट कर सकता हूँ इस मूवी को। मुझे ये मूवी अच्छी लगी, बट अगर 100 के साथ मैं कंपेयर तो नहीं कर सकता है। मैंने 100 का एक पार्ट देखा ही नहीं है, मैं क्या कंपेयर करूँगा। बट अगर आप लोगों को 100 का एक्सप्लेनेशन सुनना है तो मुझे कमेंट पे बताना, मैं एक एक करके देखूँगा, उसके बाद मैं आपको वो भी सुनाऊँगा लाके। बाय द वे ये फिल्म अच्छी थी, मैं इसको ख़राब नहीं बोलूँगा, मैं इसको 10 में से 7.5 की रेटिंग दूँगा। और आप लोग मुझे बताएं कमेंट पर कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट पे ये बताना कि आपको मतलब सबसे फेवरेट ट्रैप आपका कौन सा था इस फिल्म में से। तो बस आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।